सो कॉमनली यूज्ड कंट्रोल चार्ट में हम लोग नॉर्मली डेटा के आधार पे हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। तो जैसे मैंने हम लोग पहले आपको डिस्कशन के टाइम में बोला है, डिस्क्रीट डेटा हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस डेटा हो सकता है। डिस्क्रीट डेटा मतलब जंप करता है, जो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डेटा। जो हमें एट्रीब्यूट डेटा के लिए मिलता है, जैसे डिफेक्ट, नंबर ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट कभी आधा नहीं हो सकता, 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, लेकिन 9.5 नहीं हो सकता है। सेम थिंग फॉर डिफेक्ट ऑल्सो, 2 डिफेक्ट मिला है एक प्रोडक्ट में, या तो 3 डिफेक्ट मिला है, तो 0 डिफेक्ट मिला है, इधर भी आधा नहीं हो सकता है। तो दीज आर कवर्ड अंडर एट्रीब्यूट टाइप ऑफ चार्ट। और जहां पर कॉन्टिन्यूअस डेटा है, जैसे लेंथ, मेजरमेंट वगैरह वगैरह, इसमें हम वेरिएबल कंट्रोल चार्ट यूज करते हैं फॉर कॉन्टिन्यूअस डेटा। और उसमें सब ग्रुप साइज, सब ग्रुप आपको पता है ऑलरेडी, वी हैव सेड दैट कंसेक्यूटिव अगर डेटा लेते हो या तो फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद जो डेटा लेते हो, उसको हम सब ग्रुप कहते हैं। और दोनों सब ग्रुप के बीच में काफी रीजनेबल टाइम डिफरेंस रहता है। तो अगर वो सब ग्रुप का साइज 9 से ज्यादा होता है, तो हम लोग नॉर्मली x बार स्टैंडर्ड डिविएशन चार्ट यूज करते हैं, रेंज नहीं। ठीक है, कौन सी केस में? जब हमारा सैंपल साइज, सब ग्रुप का सैंपल साइज हमारा अगर 10 या 10 से ज्यादा होता है, तब हम लोग x बार s चार्ट यूज करते हैं। अगर सब ग्रुप साइज 1 से 10 के बीच में रहता है, मतलब 1 से 9 इसके बीच में रहता है, तो हम लोग x बार 8 चार्ट प्लॉट करते हैं। अगर सब ग्रुप नहीं है, हम लोग एक के बाद एक मेजरमेंट लेते हैं, उसको हम इंडिविजुअल आई या तो MR मूविंग रेंज चार्ट प्लॉट करते हैं। इन केस ऑफ डिफेक्ट्स और डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मतलब एज ए होल द प्रोडक्ट इज डिस्कार्डेड, दैट इज डिफेक्टिव। डिफेक्ट्स मतलब as a whole discarded maybe or not discarded, but it has 2 defects or it has 3 defects, a product, उसको कहते हैं defect. Like for example, an almirah may have a paint defect, also it may have a dimensional defect, but in case of defective, the almirah as a whole is rejected. Okay, so defective chart में constant sample size होता है, yes, in P chart use कीजिए। constant sample size है, no, P chart use कीजिए। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी मतलब डिफेक्ट जो है, अपॉर्चुनिटी क्या है, माने कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 5 टाइप ऑफ डिफेक्ट हो सकता है, 10 सैंपल लिया गया है, तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी कितना है, 10 × 5, 50 अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपका नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हर एक केस में सेम है, तो सी चार्ट प्लॉट कीजिए। अगर अलग अलग होता है, तो हर एक सैंपल में, तो सैंपल साइज में, तो आप यू चार्ट प्लॉट कीजिए। तो ये सारे हम लोग आपको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे ये चार्ट को एक्चुअल एग्जांपल से कैसे ये चार्ट को प्लॉट करते हैं। तो सब ग्रुपिंग का रूल क्या है? रूल ऑफ सब ग्रुपिंग, क्या ये ऑलवेज हर एक मिनट में एक एक सैंपल लीजिए और आधा घंटा बाद ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जो प्रोसेस के लिए कंट्रोल चार्ट प्लॉट करना चाहते हो, उधर से अगर सब ग्रुप लेना है, कलेक्ट करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका साइकिल टाइम कितना है, कितने टाइम बाद आपका प्रोडक्ट बाहर आता है, और आप एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअसली शिफ्ट के बाद शिफ्ट हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर को आपको कलेक्ट करना है कि किस किस वजह से आपका वेरिएशन हो रहा है। तो सब ग्रुपिंग का एक सिंपल रूल है, जिसको हम स्टैटिस्टिकली क्या कहते हैं, इट शुड बी होमोजीनियस विद इन इटसेल्फ। मतलब अगर मानिए कि आप 5 सैंपल 1 मिनट बाद कलेक्ट किया, इसको एक सब ग्रुप अगर कह रहे हैं, तो 5 के बीच में हमारा जो डिफरेंस है वो कम से कम रहना चाहिए। और दोनों सब ग्रुप के बीच में कितना डिफरेंस होता है, अगर मानिए कि आपको लग रहा है कि हमारा टूल अगर सेटिंग रीसेट करने का टाइम है 1 घंटा बाद में, तो हो सकता है मेरा नेक्स्ट जो सब ग्रुप लेंगे 1 घंटा बाद ही लेंगे, वो रीसेटिंग का पॉइंट आ रहा है 1 घंटा बाद। तो हो सकता है पहला सेटिंग का बीच वाला आप 5 सैंपल ले लो, दूसरा सेटिंग के बाद ऑल्सो बीच वाला आप 5 सैंपल। तो हम कहते हैं स्टैटिस्टिकली samples within the subgroup should be homogeneous, as close, as similar as possible, और आपस में it could be dissimilar,
बिकॉज ऑफ सम फैक्टर। तो फैक्टर नॉर्मली प्रोसेस के अंदर टेम्पोरल फैक्टर होता है, जैसे टाइम रिलेटेड फैक्टर, साइक्लिक होता है, मानी कि एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इट इज कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। सो मानी कि एक ऑपरेटर जो है वो चेंज होता है, तो दूसरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स थोड़ा सा सेटिंग की वजह से या तो कंट्रोल की वजह से अलग होता है। तो यू कैन से दैट इज बिकॉज ऑफ ऑपरेटर इफेक्ट, एक साइक्लिकल चेंज हुआ है, या तो टाइम बेस्ड चेंज, लेकिन विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम जो वेयर एंड टियर है उसके लिए अप एंड डाउन हो रहा है, साइक्लिकल चेंज। पोजिशनल वेरिएशन जो वेरी क्लोज कंसेक्यूटिव सैंपल के बीच अंदर आता है बिकॉज ऑफ मेटेरियल वेरिएशन, हार्डनेस का वेरिएशन, उसके लिए सैंपल टू सैंपल वेरिएशन होता है। तो आप ऐसे सब ग्रुप को सिलेक्ट करो ताकि बिटवीन द सैंपल वो काफी नजदीक हो, मतलब डायमेंशन या हार्डनेस जो कुछ के अंदर आप प्लॉट करते हो, और दोनों के बीच में डिसिमिलरिटी के आधार पे प्रोसेस को स्टडी करते हुए आप डिसाइड करो कितने इंटरवल में एक सब ग्रुप से दूसरे सब ग्रुप का डिफरेंस कितना होना चाहिए। इधर आधे घंटे बाद लिया गया है, हो सकता है आप 1 घंटा बाद मान लो, हो सकता है 2 घंटे बाद मान लो, हो सकता है शिफ्ट में एक ही लो, दूसरे शिफ्ट में एक लो, इट विल डिपेंड प्रोसेस टू प्रोसेस। तो कंट्रोल चार्ट जो है W.A. शूहार्ट 1924 में पहले बार उन्होंने इंप्लीमेंट किया। बेल लेबोरेटरी इज एक्चुअली had implemented quite a few innovative things actually. One of them is very well known in the world today, and that is the control chart. इसको इसीलिए शूहार्ट कंट्रोल चार्ट भी कहा जाता है। So with a view to classifying an abnormal process by distinguishing variation due to chance cause and estimate cause. जैसे मैंने बोला अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल स्पेक लिमिट इधर नहीं आता है, इसके बाहर जाता है या तो पैटर्न फॉलो करता है तो हम असेंबल कॉज कहते हैं इसको। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज और पर्पस। हाउएवर इन एनी टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल लिमिट नॉर्मली एवरेज वैल्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन ये स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेशन को जो तरीका है ये डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेरिएबल अलग अलग होता है। पी चार्ट के लिए अलग होगा, एनपी चार्ट के लिए अलग होगा, एक्स बार एस के लिए अलग होगा, एक्स बार आर के लिए अलग होगा, आई एम आर के लिए अलग होगा। सो दैट इज व्हाई दीज चार्ट्स आर कॉल्ड 3 सिग्मा चार्ट्स। व्हाई? बिकॉज आधार तो एक ही है। तो एक्स बार या तो एक्स बार आर या तो एक्स बार आर एस मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पे किया जाता है उसका बेसिस है। It is used for controlling and analyzing a process involving continuous data such like length, weight, continuous variable, rate of contraction. तो x बार इसमें एवरेज सब ग्रुप का एवरेज है x बार, r रिप्रेजेंट करता है रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो R चार्ट नॉर्मली यूज किया जाता है एक ही साथ, x बार चार्ट ऊपर में रहता है, R चार्ट नीचे रहता है। ये x बार होगा, हाँ गलत लिखा है। To control the dispersion within a group where subgroup size, आप अगर S चार्ट यूज करना चाहते हो तो सबग्रुप साइज 10 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ऊपर या तो 10 और ग्रेटर देन इक्वल। तो इसमें सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन यूज होता है। और X चार्ट मूविंग रेंज चार्ट में when the data on a process is obtained over a long interval or classification of data into groups, it doesn't make much purpose as the data is by and large homogeneous. The data is plotted as each is obtained and this is used in a control chart. as कैसा एग्जांपल रहेगा, मानिए एक प्रोसेस प्लांट है, वो प्रोसेस प्लांट में एक केमिकल जो है वो प्रोसेस होके बाहर निकल रहा है, मानिए कि वो आपका ग्लिसरीन है या तो कुछ और प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है। तो मानिए H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसका जो प्रोसेस है वो काफी होमोजीनियस प्रोसेस है, मतलब आउटपुट में खास कुछ डिफरेंस नहीं है। मानिए कुछ 2 घंटे बाद सैंपल कलेक्ट किया जाता है और वो सैंपल के हिसाब से लेबोरेटरी में मेजर करते हैं हम लोग। तो मेजर करने के बाद आपको एक रीडिंग मिलता है। उस केस में लगातार 5 सैंपल या 6 सैंपल जो है वो सब ग्रुप साइज के हिसाब से वो नहीं एप्लीकेबल है, उधर आप एक ही सैंपल लेते हैं। तो उस केस में अगर कुछ चेंज हुआ है प्रोसेस में वो कैसे समझे,
इन दैट केस यू यूज IMR चार्ट, इंडिविजुअल चार्ट। उधर रेंज के कैसे मिलता है, मानिए कि आप सैंपल ले रहे हो, 1 2 3 4 सैंपल, पहला सैंपल और दूसरा सैंपल के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम रेंज कहते हैं, दूसरा और तीसरे के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम सेकंड रेंज वैल्यू कहते हैं। मतलब अगर आपका 25 वैल्यू है, आपको 26 रेंज वैल्यू मिलेगा। मानिए आपका 30 आपको रीडिंग मिला है, 29 आपको रेंज मिलेगा। उसके आधार पर ये चार्ट प्लॉट किया जाता है। ठीक है, तो एक्स बार आर चार्ट में जैसे मैंने बोला, ऊपर में एक्स बार चार्ट रहता है, इसका एवरेज लाइन सेंट्रल लाइन होता है एक्स बार, और उसका ऊपर में है अपर कंट्रोल लिमिट, नीचे होता है लोअर कंट्रोल लिमिट। तो फॉर आर चार्ट आर बार होता है सेंट्रल लाइन, उसका एक अपर कंट्रोल लिमिट होता है, एक लोअर कंट्रोल लिमिट होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेट ऑफ कंट्रोल का मतलब है अगर आपका जो हिस्टोग्राम है वो लगातार सिमिलर टाइप ऑफ है, शेप, वेरिएशन और मोड, मीडियन, मीन। अगर प्रोसेस ऊपर जाता है मतलब आपका पॉइंट्स भी ऊपर जाएगा। अगर वेरिएशन कम होता है, आप देखोगे अचानक सारे पॉइंट्स वेरी क्लोज टू सेंट्रल लाइन होगा। वेरिएशन बढ़ गया, उसका मतलब है हिस्टोग्राम में स्प्रेड बढ़ गया। और उस केस में आपका जो पॉइंट है प्लॉटिंग आपका एक्स चार्ट में, आप देखोगे अगर स्टेट ऑफ कंट्रोल है यूनिफॉर्मली रहेगा 112 और आर चार्ट में। अगर प्रोसेस का एवरेज बढ़ गया, आप देखोगे कि सारे के सारे पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए एक्स चार्ट, एक्स बार चार्ट में। आर चार्ट में खास कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा ये केस। वेरिएशन काफी कम हो गया, आप देखोगे एक्स बार चार्ट में आपका सारे पॉइंट क्वाइट क्लोज टू द सेंट्रल लाइन, और आर चार्ट में देखोगे सारे के सारे पॉइंट सेंट्रल लाइन के नीचे आ गए। अगर वेरिएशन काफी बड़ा हो गया, आप देखोगे एक्स बार चार्ट में ये पॉइंट बहुत ही फैल गया, और आर चार्ट में देखोगे सारे के सारे पॉइंट ऊपर की तरफ गए। Well, this slide actually a very good guide for you to understand and interpret the X bar R related plotting, even for other charts also. तो आप कंट्रोल चार्ट लाइन में आपका एक्शन प्लान का गाइडलाइन क्या है? आप प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्ट कीजिए, कंट्रोल चार्ट को प्लॉट कीजिए, फिर आप देखो ये आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो प्रोसेस को बंद करो, या तो इमीडिएटली कॉस्ट, असाइनेबल कॉस्ट को ढूंढिए, करेक्टिव एक्शन लीजिए। करेक्टिव एक्शन लिया, हाँ लिया, वो डेटा को आउट ऑफ आप निकाल लीजिए। निकाल लेने के बाद आप फिर हिस्टोग्राम प्लॉट करके देखिए प्रोसेस कैसा है। अगर करेक्टिव एक्शन आप नहीं ले सकते हो तो आप रीडिंग को रखिए। अगर आउट ऑफ कंट्रोल में कॉज भी पता नहीं है, रीडिंग को रखिए। अगर कंट्रोल चार्ट में स्टेट ऑफ कंट्रोल जो है वो है, तो आप इस केस में भी आप स्पेसिफिकेशन जो है उसको कंपेयर कीजिए हिस्टोग्राम के साथ। स्पेसिफिकेशन के अंदर है इन केस ऑफ इंडिविजुअल कंट्रोल चार्ट, हाँ तो फाइन, गुड, कंट्रोल लाइन प्लॉट कीजिए। अगर बाहर है, इन दैट केस डोंट प्लॉट कंट्रोल चार्ट। अगर आपका प्रोसेस के अंदर काफी सारे असाइनेबल कॉज है, डोंट प्लॉट कंट्रोल चार्ट। देन पहले स्टैंडर्ड को ठीक कीजिए, ठीक आप करेक्टिव एक्शन लीजिए और उसको बेहतर कीजिए, फिर आप बाद में जाके फिर दोबारा इसको रिपीट कीजिए। तो इसमें कुछ डेटा टेबल होता है, और डेटा टेबल जब हम लोग आपको एग्जाम्पल बताएंगे वो डेटा टेबल और के बारे में बताया जाएगा आपको। सो वेरिएशन बिटवीन इंडिविजुअल यूनिट शुड बी मिनिमम, कंट्रोल चार्ट का एडवांटेज। और डेटा जो है उसका रिलायबिलिटी काफी अच्छा रहेगा प्रोसेस के बारे में। और परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट जो क्वालिटी है विद इन ए गिवन लिमिट, आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बोला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रूल है। और परफॉर्मेंस को डेफिनेटली स्पेक लिमिट का अंदर आएगा क्या नहीं आएगा वो भी आप बता सकते हैं।